अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोगों का बायोलॉजी सेकंड का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा सेल की डेफिनेशन और क्या होगी? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। खलिया इंसानी ज़िंदगी की साख्ती, बुनियादी और अफ़ाली इकाई है। फर्स्ट टाइम जब सेल को जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे इन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट, तो वो सेल का नाम पहले क्या दिए थे? लातीनी ज़बान में सेलुला। और इसका मतलब क्या होता था? सेलुला का मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट जैसे शहद का जो छत्ता रहता है, जब शहद उसमें से निकाल ली जाती है तो जो पूरा छत्ता बचता है, उसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसका ऐसे बचता है। तो यही कंपार्टमेंट को वो साइंटिस्ट क्या नाम दिए थे? यही कंपार्टमेंट को क्या बताया गया था? सेलुला, है ना। और बाद में ही इसको जाकर फिर सेल का नाम दिया गया। तो ये क्या किए थे साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट, दरख्त की छाल का हिस्सा लिया गया था, बार्क रीजन, और उसमें से सेल को ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। तो सम सेल्स आर स्मॉलर, जो बहुत ज़्यादा स्मॉलर सेल्स होते हैं उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो थोड़ी सी लार्जर सेल होते हैं उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना, इसका मतलब रहेगा उसकी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज करना, वेरीज फ्रॉम 1000 टाइम, इतनी ज़्यादा लार्ज करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी साइज़ बताई जाती है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में रिलेटेड 100 टाइम्स लार्ज, है ना। अब जो सेल है, सेल्स आर फाउंड इन मेनी शेप, बहुत सारे शेप में सेल प्रेजेंट है। कुछ स्पेरिकल शेप होता है कुछ ओवल शेप के होते हैं, कुछ फ्लैटेंड शेप के होते हैं, पॉलीगोनल शेप के। मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर इसकी साइज नहीं है कि फिक्स यही एक साइज रहेगी, यही साइज का सेल रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। बहुत सारे शेप्स सेल के प्रेजेंट होते हैं। स्पेरिकल है, ओवल है, फ्लैटेंड है, पॉलीगोनल है, ट्रायंगुलर है, कॉलमनार है। ये सब सेल की साइज बताई गई है। एक वर्ड बताया गया है, टोटीपोटेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी? इट इज द एबिलिटी ऑफ a living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and to develop a complete organism। देखो, सेल में जब तक डिवीज़न नहीं होगा, सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, वापस से सेल दोबारा दूसरा सेल नहीं बनेगा, है ना। नहीं बनेगा तो ये पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनेगा। अब उससे पहले, ये टर्म समझने से पहले हम लोग बेसिक देखते हैं कि सेल क्या है, होता क्या है ये सेल, है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। वन इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज यूकैरियोटिक। Prokaryotic cell, pro means first, and karyotic, it is a Latin word which means carrion. Carrion means nucleus. फर्स्ट न्यूक्लियस जब मालूम हुआ था तो वो फर्स्ट न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता था? इनडिस्टिंक्ट, वो न्यूक्लियस दिखाई देता था, है ना। तो इनडिस्टिंक्ट किसको बोला जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोला जाएगा? तो बहुत सारे, जैसे खलिया होता है, खलिए में बहुत सारे खलवी हैवान से होते हैं, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़कर आए हैं। तो
यहाँ पे हम लोग लेते हैं जैसे ये फॉर एग्जांपल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस गैर वाज़े रहेगा। जितने भी खलवी हैवांसे को क्या बोला जाएगा? सेल ऑर्गेनिल। जितने भी सेल ऑर्गेनिल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? साइटोप्लाज्म में जो खलिया माया रहेगा उसको क्या नाम दिया गया है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो कैसे रहेंगे? स्कैटर्ड रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे। और न्यूक्लियस कैसा रहेगा? इनडिस्टिंक्ट रहेगा। न्यूक्लियस गैर वाज़े रहेगा, वाज़े तौर से ये देख नहीं सकेंगे। और न्यूक्लियस से कोई भी खलवी हैवानसा मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनिल बाउंड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे खलवी हैवानसे हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक तरीके का खलवी हैवानसा है, सेल ऑर्गेनिल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनिल है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनिल है। लार्ज वैक्यूल एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है। सॉरी, लार्ज वैक्यूल दे आर नॉट अ सेल ऑर्गेनिल, ये एक तरीके की खाली जगह है उसके अंदर। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपको बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कैसा दिखाई देगा, यूकैरियोटिक कैसा दिखाई देगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस गैर वाज़े रहेगा और न्यूक्लियस से कोई भी सेल ऑर्गेनिल बाउंड नहीं रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल, अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है तो क्या रहेगा? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके अपोज में जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। अब यूकैरियोटिक किसको बोला जाएगा? व्हाट इज यू? यू मीन्स ट्रू। Karyotic, they are another contained in a Latin word which means nucleus. लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक का इनडिस्टिंक्ट देखे थे। यहाँ का जो यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस रहेगा वो कैसे रहेगा? डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस वाज़े तौर से दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? ऑल एक्टिविटी न्यूक्लियस के अंदर की वो कंट्रोल करके रखता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? जो मरकज़ा होता है, मरकज़ा ये क्या काम करता है? तो अपने अतराफ में, अपने सराउंडिंग में ऑल सेल ऑर्गेनिल्स की एक्टिविटी को वो न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखेगा। अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में एक जैसे रहेंगे, लेकिन इसमें अजाफा किसका हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अपोज में यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर एब्सेंट। अब ये हम लोग एक एक जितना भी सेल ऑर्गेनिल है इसको डीप में समझेंगे अभी, लेकिन अभी जो मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ आपको ये समझना है। पहले ये बेसिक थिंग्स अगर क्लियर हो गई तो आपको जितना भी सेल ऑर्गेनिल है ये इजी जाएगा। तो पहले आप ये याद रखिए कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब सेल के अंदर का न्यूक्लियस क्या करेगा? सेल ऑर्गेनिल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखेगा, है ना। अब यहाँ पे दिया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस है, तो ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखेगा। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, डीएनए को क्या बोला जाता है और आरएनए को क्या बोला जाता है? तो डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये करते क्या हैं? तो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है जीन,
अब जीन क्या काम करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीन। और इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करके रखता है हेरिडिटी कैरेक्टर को, वेरिएशन कैरेक्टर को। और जब हेरिडिटी और वेरिएशन कंट्रोल में रहता है तो म्यूटेशन जो चेंजेस होता है उसको भी वो भी किसकी जिम्मेदारी है, जीन की जिम्मेदारी है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर लोब अटैच होता है किसी का ईयर लोब, किसी का ईयर लोब कैसा होता है, फ्री होता है। तो ये कैरेक्टर हम लोगों को कहाँ से मिले, हम लोगों के पेरेंट्स से मिले। उसके अलावा कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज, आईज का कलर जो पुतली होती है, आँख के अंदर की जो पुतली होती है, ये कलर भी हम लोगों को कहाँ से मिला है, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिला है। तो ये कैरेक्टर किसके जरिए आ रहे हैं, सेल में मौजूद एक खलिए के अंदर मौजूद मरकज़ा, मरकज़े में मौजूद डीएनए, डीएनए के ऊपर अटैच जीन, जीन जो कि हेरिडिटी का कैरेक्टर शो करती है। मीन्स सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। वेरिएशन मीन्स डिससिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो वेरिएशन में रहते हैं, मतलब वो पेरेंट्स से डिससिमिलर रहते हैं वो कैरेक्टर, तो ये वेरिएशन। म्यूटेशन मीन्स जब वेरिएशन ऑकर होता है उस वक्त म्यूटेशन, कुछ चेंजेस भी ऑकर होते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ का आपको बताया जा रहा है, ये मरकज़े के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर का ये सब बताया जा रहा है। डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन, और जीन क्या शो करेगी, हेरिडिटी, वेरिएशन एंड म्यूटेशन। अब अगर हम लोग देखते हैं कि सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनिल हैं, ये करते क्या है, होता क्या है ना। सेल ऑर्गेनिल का काम क्या रहता है, क्या करते हैं ये काम। तो सबसे पहले ये सेल ऑर्गेनिल मैं बताइए आपको अभी कि ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर मैनर में है। तो ये कैसे स्कैटर है कि ये इसमें प्रेजेंट है एक लिक्विफाइड स्टेट, सेमी लिक्विड रहता है, उसका नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म, जिसको खलिया माया बोलते हैं, है ना। खलिया, खलिया के अंदर खलवी हैवान से, खलिए के अंदर खलवी हैवान से कैसे स्कैटर हैं, कैसे बिखरे हुए हैं, खलिया माया उनको उसमें वो बिखरे हुए हैं ना, खलिया माया में, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। अब साइटोप्लाज्म में ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं, एक एक सेल ऑर्गेनिल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सेल ऑर्गेनिल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ लोअर स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, या आप पढ़ के आए हो। माइटोकॉन्ड्रिया को उर्दू में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, ये आप वैसे ही पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़े हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी बोला जाता है, एनर्जी का घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में बाउंड है, न्यूक्लियस से अटैच है। अब न्यूक्लियस से अटैच होने के साथ ही ये इरेगुलर शेप का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड होता है। एक हिस्सा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नाम दिया गया है उसका? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ क्या काम करते हैं? तो रफ किसको बोला जाता है और स्मूथ किसको बोला जाता है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस से एकदम अटैच रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो बारीक बारीक मैं डॉट से आपको बताई हूँ, यहाँ पे ये जो डॉटेड बताया जा रहा है बारीक बारीक, अब ये डॉट का नाम दिया गया है राइबोसोम। इसका नाम क्या दे रही हूँ मैं? राइबोसोम।
जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच रहेगा, दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज अ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस विथाउट अटैचमेंट ऑफ अ राइबोसोम, दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज अ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम अटैच है उसको क्या नाम दिया गया है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अब ये सब का फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एकदम बेसिक समझा रही हूँ ये सब क्या रहता है ना। उसके बाद एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग। वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग? खुदकुशी की थैली इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रीजन क्या है? लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग बिकॉज हाइड्रोलाइटिक enzyme is present in लाइसोसोम, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जा रहा है? सुसाइड बैग, है ना। तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में इनडिस्टिंक्ट होता है, यूकैरियोटिक में डिस्टिंक्ट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर एब्सेंट। उसके बाद और क्या याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये सब कॉमन पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मौजूद होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए यूकैरियोटिक के अंदर का जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। इसके एकदम अपोजिट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का डीएनए नॉन जेनेटिक होता है और आरएनए जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक और नॉन जेनेटिक का मतलब क्या होगा कि डीएनए पे अटैच रहेगा जीन, जीन शो करेगा हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन। ये जितना आपको पॉइंट बताया गया अभी फिलहाल पॉइंट इतना आप याद रखो।